साधारण स्नान और घर्षण स्नान। अब साधारण स्नान क्या है? जो हम करते हैं हम सब करते हैं, डायरेक्ट नल के नीचे बैठ के नहाना, डायरेक्ट टंकी बाल्टी से पानी भर के नहाना, टब में नहाना, है ना। अलग अलग जो विधियां हमने बना रखी है, आर्टिफिशियल मेथड, वो सब साधारण स्नान में आ जाएगा। कैसे करना चाहिए ये तो हमें पता है कि स्नान कैसे करना चाहिए, लेकिन जो नेचुरोपैथी कहती है चिकित्सा के तौर पे, वो क्या कहती है? मान लीजिए मुझे बारिश के पानी में नहाना है, मान लीजिए मुझे झरने में नहाना है, या अपने घर में नहाना है, जो तीनों तरह के स्नान अभी पढ़े, प्राकृतिक और साधारण। एक चीज सबसे पहले नेचुरोपैथी ने कही, और वो क्या है? अभी हम कैसे नहाते हैं? बारिश देखी, चले गए बारिश के पानी में नहाना शुरू कर दिया, झरना देखा नहाना शुरू कर दिया उसमें, नदी में देखा कूद गए, अपने घर में टंकी ओपन, टंकी चलाई और नहा लिए, बाल्टी से पानी भरा नहा लिए। नेचुरोपैथी नहीं कहती ऐसा। नेचुरोपैथी कहती है कि पहले अपने रोम छिद्रों को खोलो। कैसे? इस तरीके से मसाज करो, मलो अपने शरीर को। ये भी सब कल्चर में है। अपने नाना जी को देखा, वो नहाने से पहले ऐसे मला करते थे अपने हाथों को ऐसे, तो मैं देखता था, छोटा था मैंने, ये क्या करते हैं ऐसे इस तरह से। तो कई बार हमने उन्हें देखा, हमने भी करा ऐसे। अब समझ में आया नेचुरोपैथी में कि वो अपने शरीर को योग शुरू, ब्लड के फ्लो को बढ़ाते थे, रोम छिद्रों को खोला करते थे इस तरह नहा के, कुल मिला के सूखा मालिश करते शरीर की अपने हाथों से, तब जाके वो स्नान करते थे। तो कहते हैं ऐसे स्नान चिकित्सा के गुणों वाला हो जाता है। ऐसे स्नान करने से शरीर को चिकित्सा वाले लाभ मिलते हैं। सभी स्नानों में कॉमन है। अगर आप इसे एग्जाम में लिखते हो तो आप इसकी विधि में ये जरूर बताओगे कि स्नान से पहले अपने शरीर को सूखी मसाज देना, उसे मलना अपनी हथेलियों से, उसके बाद स्नान करना शरीर के लिए बेहद उत्तम माना गया है ना। अब तो समय नहीं होता हमारे पास, फिक्स होता है 5 मिनट स्नान के हो गए, 5 मिनट फ्रेश होने के हो गए, 2 मिनट दांत साफ करने के हो गए, 12 मिनट में सारे काम खत्म करने हैं। तो ये हुआ साधारण स्नान। उसके बाद आता है घर्षण स्नान। 2 तरह के घर्षण इसमें है स्नान, शुष्क घर्षण स्नान और दूसरा है शीत घर्षण स्नान। अब ये शुष्क घर्षण स्नान की विधि क्या है? वो सरल है, किसी गीले कपड़े के द्वारा अपने शरीर को रगड़ा जाए। सबके पीछे सिद्धांत है, किसी स्पंज को पानी में भिगो के निचोड़ के उसे अपने शरीर पे मला जाए। ऐसा भी नेचुरोपैथी में किया जाता है। तो जिनको स्किन की समस्याएं होती है उनके लिए इसे बहुत उत्तम माना गया है ऐसे स्नान को। जिसको स्किन की समस्या हो, शुष्क घर्षण स्नान, अपने शरीर पे गीले तौलिए को रगड़ना। इससे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो बढ़ता है स्किन में, सिर से लेके पूरे तलवे तक कराता है इसको, इस स्नान को। इसके लिए हथेलियों का प्रयोग भी किया जा सकता है अपनी, जैसे अभी भी बताया था, हथेली से रगड़ना शरीर को। किसी खुरदरे तौलिए का प्रयोग किया जा सकता है ना, स्पंज का प्रयोग किया जा सकता है। और कब तक रगड़े? जब तक वो गर्म ना हो जाए शरीर, स्किन पे लालिमा ना आ जाए, तब तक रगड़ना चाहिए। अगर आप इसे अभ्यंग में पढ़ोगे ना तो ये सूखी मसाज भी कहलाती है। जब आप 5 यूनिट पाओगे तो अभ्यंग मतलब मसाज, तो ये ड्राई मसाज इसको कहा गया है, अपने शरीर की मसाज करना, सूखी मसाज। शुरुआत कैसे करें? पहले सिर से शुरू करें, ऊपर से नीचे की तरफ। पहले सिर से शुरू करें, फिर माथे को गर्म करें अपने, फिर चेहरे पर करें अपने, फिर गर्दन पे करें, फिर सीने पे करें, फिर पेट पे, फिर पैरों पे। इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ इसको करना चाहिए। शुष्क घर्षण स्नान। जिनको वेरिकोज वेन की समस्या होती है उनके लिए भी इसे बहुत लाभकारी माना गया है इस स्नान को। अब जिसको वेरिकोज की समस्या है तो निश्चित तौर पर उसे पैरों पे करना जरूरी है नियमित रूप से, चाहे वो पूरे शरीर पे ना कर पाए। यदि ऐसे रोगी सिर्फ अपने पैरों पे करे तो उन्हें इसका अच्छा लाभ मिलता है वेरिकोज वेन्स में। अब जिस इंसान को फेस से जुड़े हुए कोई समस्या हो, चाहे पिंपल्स हो, रिंकल्स हो, पिंपल्स में तो तौलिए का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हथेली का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। हथेलियों को 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो अपनी हथेली ऐसे रगड़ना हल्के हल्के हाथ से, हो सकता है पिंपल छिल जाए,
दूसरा मेथड है अपनी हथेलियों को रगड़ के इनकी सिकाई करना। कुल मिला के वहां पे हीट के प्रभाव से या घर्षण के प्रभाव से रक्त के संचार को बढ़ाना, इससे रोमकूप खुल जाते हैं हमारे स्किन के। शरीर का तेज बढ़ता है, इस स्नान को करने से शरीर का तेज बढ़ता है, हमारी स्किन का ग्लो बढ़ता है। ऐसे स्नान करने से शरीर में फुर्ती आती है हमारे। कई बीमारियों से बचा रहता है शरीर, सर्दियों की बीमारी से, गर्मियों की बीमारी से बचा रहता है शरीर। और ये स्नान जुखाम और खांसी में बेहद उपयोगी माना गया है। इसको अचूक दवा कहा है जुखाम खांसी की, इस स्नान को। अगर इसके लाभ को बढ़ाना है, इस स्नान के लाभ को और बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए? हल्की धूप में, जब हल्की धूप होती है सुबह सुबह, तब इसको करें धूप में बैठ के। तो जो पसीना आता है और जो धूप लगती है शरीर को, वो इसके लाभ को और बढ़ा देती है। अगर और भी बढ़ाना है इसके लाभ को, तो साथ में थोड़ा सा व्यायाम ऐड कर दे। ये स्नान किया और हल्का सा स्ट्रेच किया अपने शरीर को, तो इसका लाभ और बढ़ जाएगा, है ना। 3 पॉइंट देखे आपने। क्या? एक तो ड्राई स्नान जो आपने तरीके इसके, दूसरा इसके गुणों को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? धूप में बैठ के किया, हल्की धूप में। तीसरा क्या किया? थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी शुरू कर दी। तो कुल मिला के ये हुआ। अब आता है शीत घर्षण स्नान। ये क्या है? शीत घर्षण स्नान बड़ा आसान है, बिल्कुल यही है जो आपने अभी देखा। उसमें क्या किया था आपने? गीला तौलिया लिया था, स्पंज लिया था, ब्रुश लिया था, सॉफ्ट, अलग अलग चीजें ली थी, या अपनी हथेली ली थी, सूखी हथेली, और शरीर को रगड़ा। शीत घर्षण में क्या है? एक पानी रखो बगल में, टब, उसमें अपने हथेली को डालो, पानी मतलब गीली करो हथेली और रगड़ते रहो। जब हथेली का पानी सूख जाए फिर से रगड़ो, पोछा मारना है मतलब पूरे शरीर पे, बस। इसको कहा है ना शीत घर्षण स्नान। क्या कहा इन्होंने? कि यदि इस स्नान को, शीत घर्षण स्नान को शुष्क के बाद कर लिया जाए तो ये और फायदा बढ़ा देता है। मतलब पहले तो शरीर को सूखे उससे रगड़ा, बाद में जब पसीना भी आ गया तो गीला पानी लेके शरीर को रगड़ो हल्का हल्का, उसके बाद नहा लो, साधारण स्नान कर लो। और कब तक रगड़ते हैं? जब तक स्किन पे जो मैल है ना वो छूटने ना लगे। गीला हाथ लगा के इसको तब तक मलते रहो जब तक स्किन का मैल ना छूटने लगे, हल्का हल्का। बिल्कुल इसको भी वैसे किया जाता है, सिर से लेके पैर तक। तो ये हो गया घर्षण स्नान, साधारण व घर्षण स्नान। इसके नाम से ही पता लग रहा है घर्षण। तो 2 तरह के घर्षण आपने समझ लिए। तो सूखा घर्षण कई मेथड से दिया, एक हो गया गीला घर्षण।